अस्सलाम वालेकुम नाइन्थ क्लास P1 and N1. I am your mathematics lecturer Ira Mushtaq from the platform of Punjab Group High School Jadawala. Students, hope you are fine and well. Students, as you know, we have completed our chapter 7 from textbook before chapter 5 and chapter 6. Now we will discuss chapter 7 from summer vacation homework. Today 26 June 2020 we are going to discuss multiple choice questions of chapter 7 from summer vacation homework in this lecture. जी स्टूडेंट्स, तो हमारे पास चैप्टर 7 के MCQs हैं. फर्स्ट स्टेटमेंट है हमारे पास एन इक्वेशन हैविंग हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल 1, यानी इक्वेशन एक है और उसमें जो भी वेरिएबल है उसकी ज़्यादा से ज़्यादा पावर 1 है, तो आप उस इक्वेशन को क्या कहते हो? सिंगल इक्वेशन का नाम देते हो उसे, कंसिस्टेंट इक्वेशन का, लीनियर का या क्वाड्रेटिक का? तो बेटे उसे लीनियर इक्वेशन का नाम दिया जाता है और लीनियर इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म होती है ax प्लस b इज इक्वल टू 0. और जो इसमें a होता है यानी x का जो कोफिशेंट है उसे 0 नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर a 0 हो जाएगा तो फिर इसका मतलब है कि वो जो x यानी वेरिएबल 1 है वो ख़त्म हो जाएगा. तो a मस्ट नॉट बी इक्वल टू 0 इन दिस इक्वेशन, और ये आपके पास जो है वो इसका राइट ऑप्शन है लीनियर इक्वेशन. नेक्स्ट है आपके पास द नंबर ऑफ सोल्यूशन सेट ऑफ. अगर बेटे ये जो एब्सोल्यूट वैल्यू वाली इक्वेशन होती है ये अगर किसी पॉजिटिव नंबर के इक्वल होती है तो इस एब्सोल्यूट के साइन को हटा के आप इसे एक बार प्लस में लिखते हो एक बार माइनस में, यानी ये लिखा जाएगा 3x प्लस 5 इज इक्वल टू प्लस 8, और एक दफ़ा प्लस 8 के लिए आप इसे सॉल्व करोगे. फिर एक दफ़ा लिखा जाएगा 3x प्लस 5 इज इक्वल टू माइनस 8, और फिर माइनस 8 के लिए सॉल्व करोगे. प्लस 8 के लिए सॉल्व करोगे तो एक x का आंसर आएगा, फिर इसे माइनस 8 के लिए सॉल्व करोगे तो x का दूसरा आंसर आएगा. तो फिर इसका मतलब है इसके नंबर ऑफ सोल्यूशन सेट्स कितने होंगे? इसके 2 सोल्यूशन सेट्स होंगे इस इक्वेशन के. द वैल्यू ऑफ वेरिएबल विच डज नॉट सेटिस्फाई द गिवन इक्वेशन इज कॉल्ड. जैसे ही आप किसी भी इक्वेशन को सॉल्व करते हो, सॉल्व करने के बाद उसका जो आंसर आता है वो उसको आप रूट बोलते हो. उस आंसर को उसको आप सॉल्यूशन सेट क्यों नहीं बोलते? सबसे पहले तो आप उस आंसर को जो है वापस उस क्वेश्चन की इक्वेशन जो गिवन होती है उसमें पुट करते हो. पुट करने के बाद अगर तो वो राइट हैंड साइड उसकी लेफ़्ट हैंड साइड को सेटिस्फाई कर देती है तो फिर हम कहते हैं कि वो दी गई उसकी जो है वो जो आंसर है वो उसका सॉल्यूशन सेट है, यानी वो उसको सेटिस्फाई कर रहा है दी गई इक्वेशन को. और अगर वो इक्वेशन को सेटिस्फाई नहीं कर रहा होता तो फिर हम उसको सॉल्यूशन सेट में नहीं लिखते, बल्कि फिर हम उसे कहते हैं कि वो उसका एक्सट्रेनियस रूट है, यानी फालतू हल सेट है. टू सॉल्व 2/3x इज इक्वल टू 12 वी शुड मल्टीप्लाई. बेटे अगर आपने इसको एलसीएम के मेथड से सॉल्व किया वरना पहले इक्वेशंस को, तो आप में से अक्सर बच्चों का यही जवाब होगा कि इसको फिर 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो इसका फ्रैक्शन ख़त्म हो जाएगा. अच्छा, अगर मैं सिर्फ 3 से मल्टीप्लाई करूँगी तो सिर्फ फ्रैक्शन ख़त्म होगा, बाकी अभी क्या रह जाएगा 2x. अगर किसी इक्वेशन को सॉल्व करने की बात होती है तो इसका मतलब है आपने उसमें वेरिएबल की वैल्यू बतानी है. अब हम ये चाहते हैं कि हमारे पास सिर्फ ये वेरिएबल x बचे, बाकी ये जो इसके साथ है 2/3 ये ख़त्म हो जाए. तो 2/3 देखें कैसे ख़त्म हो सकता है. ये 2/3x अगर मैं यहाँ पे लिखूँ, इसे मैं किस से मल्टीप्लाई करूँगी? ये सिर्फ x ही रह जाए, इसे मैं मल्टीप्लाई करूँगी 3/2 से. देखें 2 डिनोमिनेटर वाला इस 2 से कैंसिल हो जाएगा और ये वाला 3 इस 3 से कैंसिल हो जाएगा, और बाकी आपके पास क्या रह जाएगा? सिर्फ x रह जाएगा. इसका मतलब है कि आपको इस इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? अगर ये 2/3 है तो आपने 3/2 से मल्टीप्लाई करना है, यानी आपके पास राइट ऑप्शन है बी वाला. नेक्स्ट है बेटे आपके पास द सॉल्यूशन सेट ऑफ एब्सोल्यूट वैल्यू. जो इक्वेशन होती है वो अगर पॉजिटिव के इक्वल हो, जैसा कि हमने ये ऑप्शन नंबर 2 में डिस्कस किया है, तो उसके 2 सॉल्यूशन सेट आते हैं, क्योंकि उसे एक बार पॉजिटिव में और एक बार नेगेटिव के लिए सॉल्व करते हैं. लेकिन अगर एब्सोल्यूट वैल्यू इक्वेशन आपके पास ऑलरेडी नेगेटिव के इक्वल है तो फिर आप उसे सॉल्व भी नहीं करते, क्योंकि एब्सोल्यूट वैल्यू को हमेशा या 0 से बड़ा होना चाहिए या 0 हो सकती है, यानी कोई पॉजिटिव नंबर हो सकता है या खुद 0 हो सकती है, तो ये नेगेटिव नंबर नहीं हो सकता. इसलिए आप इसको सॉल्व भी नहीं करते, बल्कि अगर इस तरह का कोई क्वेश्चन शॉर्ट में भी आ जाता है तो आप लिखते हो सॉल्यूशन सेट इज़ नॉट पॉसिबल एज एब्सोल्यूट वैल्यू जो है वो मस्ट बी ग्रेटर देन
ज़ीरो और ज़ीरो भी हो सकती है, ठीक है, नेगेटिव नंबर नहीं होना चाहिए। तो इसका सही आंसर है नो सॉल्यूशन सेट, बी वाला राइट ऑप्शन है इसका। ज़ीरो नहीं लिखोगे, ज़ीरो भी तो एक नंबर होता है ना, तो आप ज़ीरो को इसका आंसर नहीं कहोगे कि कोई आंसर नहीं है तो ज़ीरो आंसर कह दो। ज़ीरो भी एक सॉल्यूशन सेट है, एक वैल्यू है, तो जब इसका कोई सॉल्यूशन सेट नहीं है तो आप लिखोगे नो सॉल्यूशन सेट। एब्सोल्यूट इज इक्वल टू ज़ीरो है द डैश नंबर ऑफ सॉल्यूशंस, इसके कितने सॉल्यूशन सेट हो सकते हैं। देखिए अगर एब्सोल्यूट वैल्यू किसी पॉजिटिव के इक्वल हो तो उसको एक दफ़ा प्लस में लिखते हैं, एक दफ़ा माइनस में। अगर नेगेटिव के इक्वल हो तो हम कहते हैं उसका कोई सॉल्यूशन सेट ही नहीं है। लेकिन अगर ज़ीरो के इक्वल है, फॉर एग्जांपल यहाँ सिर्फ x नहीं है बल्कि 3x + 2 है या कुछ भी है, तो अगर वो ज़ीरो के इक्वल है तो ज़ीरो को तो आपको पता है ना, हम उसके साथ प्लस का साइन लगाते हैं ना माइनस का साइन लगाते हैं। तो फिर हम इसे कैसे सॉल्व करेंगे, सिर्फ इसको एब्सोल्यूट का साइन हटा के इसको ज़ीरो के ही इक्वल रखेंगे और इसका एक ही सॉल्यूशन सेट आ जाएगा। तो वो सॉल्यूशन सेट इस वाले क्वेश्चन में तो ज़ीरो होगा, लेकिन सॉल्यूशन सेट की तादाद क्या है, यहाँ उन्होंने हमसे सॉल्यूशन सेट नहीं बल्कि नंबर ऑफ सॉल्यूशन सेट पूछा है, तो एक इसका सॉल्यूशन सेट आएगा। द वैल्यू ऑफ वेरिएबल विच सेटिस्फाइज अ गिवन इक्वेशन, आपको बेटे मैंने बताया था कि जैसे ही कोई भी इक्वेशन, चाहे वो रेडिकल इक्वेशन है या फिर जो है वो आपके पास एब्सोल्यूट वैल्यू वाली इक्वेशन है या लीनियर इक्वेशन है सिंपल, आप उसे सॉल्व करते हो। सॉल्व करने के बाद जो आपके पास आंसर आता है उस वेरिएबल की जगह पे आप उसको रिप्लेस करवाते हो। क्वेश्चन में जहाँ जहाँ पे वेरिएबल होता है उस आंसर को पुट करते हो। अगर तो वो जो है वो वेरिएबल की वैल्यू वो वाली पुट करने पे इक्वेशन की दोनों साइड्स बराबर आ जाती हैं, यानी राइट हैंड साइड का आंसर लेफ्ट हैंड साइड के इक्वल आ जाता है, तो वो फिर वो जो वेरिएबल की जो वैल्यू आपने पुट की है वो उसका सॉल्यूशन सेट है। और अगर नहीं आती तो फिर ऑप्शन थर्ड में हमने डिस्कस किया था कि वो उसका एक्सट्रेनियस रूट है। डैश इक्वेशंस मस्ट बी चेक्ड फॉर एक्सट्रेनियस रूट, कौन सी इक्वेशंस हैं जिनको एक्सट्रेनियस रूट के लिए ज़रूर चेक करना चाहिए। बेटे वैसे तो आप किसी भी इक्वेशन को चेक कर सकते हैं तो सेटिस्फेक्शन हो जाती है आपकी, आपको क्वेश्चन में पता चल जाता है कि करते वक्त कि आपका क्वेश्चन ठीक है या नहीं। लेकिन जो रेडिकल इक्वेशंस होती हैं उनके लिए ये ज़रूरी है, मैंने आपको बताया था चैप्टर करवाते वक्त भी, कि चाहे आपको कहा जाए या ना कहा जाए, जब रेडिकल इक्वेशंस दी हों, चाहे वो शॉर्ट के लिए हों या लॉन्ग के लिए हों, आपने फ़ौरन जैसे ही उनका रूट निकालना है तो उसको सॉल्यूशन सेट नहीं लिखना, बल्कि सॉल्यूशन सेट से पहले आपने उसको एक दफ़ा लिख देना है, उसकी चेकिंग करनी है, उसमें पुट करना है। अगर तो लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड को जो है वो सेटिस्फाई करती है, यानी इक्वल आ जाती हैं दोनों साइड्स वो वैल्यू पुट करने से, तो वो उसका सॉल्यूशन सेट है, अदरवाइज वो उसका एक्सट्रेनियस रूट है। जो लीनियर इक्वेशंस होती हैं या दूसरी क्वाड्रेटिक इक्वेशंस हैं, उनमें अगर आपको कहा जाता है तो आप कर दें जो है वो उसकी चेकिंग, अगर नहीं कहा जाता तो आप डायरेक्ट भी सॉल्यूशन सेट लिख सकते हैं। लेकिन रेडिकल इक्वेशंस के लिए मस्ट है कि आपने ज़रूर इसको चेकिंग के बाद इसका सॉल्यूशन सेट लिखना है। नेक्स्ट बेटे हमारे पास x इज इक्वल टू डैश इज़ आ सॉल्यूशन ऑफ इनइक्वालिटी, इस इनइक्वालिटी का सॉल्यूशन इनमें से कौन सा हो सकता है। सबसे पहले देखते हैं ये है क्या हमारे पास, ये वो कह रहे हैं कि x ग्रेटर होना चाहिए -2 से, यानी x स्टार्ट होता है -2 की अगली तरफ से, और -2 से छोटे कौन कौन से नंबर्स हैं, -2 से बड़े वाले वो आ जाता है -1 आ जाता है, 0 आ जाता है, और दूसरी तरफ ये पॉजिटिव वाली तरफ कहाँ तक जाना चाहिए, 3/2 तक। 3 को 2 पे डिवाइड करें तो आपके पास आंसर आता है 1.5, यानी x की का जो ये जो वेरिएबल है इस इनइक्वालिटी में, उसका आंसर कहाँ से लेके कहाँ तक हो सकता है, -2 से बड़ा होना चाहिए और 1.5 से छोटा होना चाहिए, यानी इसके दरमियान कोई नंबर हो सकता है। वो -1 भी हो सकता है, वो 0 भी हो सकता है, वो 1 भी हो सकता है, वो 1.2, 1.3, 1.4 तक कोई भी वो नंबर हो सकता है। अब देखते हैं कि क्या जो हमारे दिए गए ऑप्शन हैं उनमें से कौन से वाला ऑप्शन इसको सेटिस्फाई कर सकता है। सबसे पहले है -5, क्या -5 इस कैटेगरी में फॉल करता है, -2 से 1.5 के दरमियान नहीं। क्या 3 आता है इसके दरमियान, बिल्कुल नहीं, 3 तो 1.5 से बड़ा नंबर है। 0 बिल्कुल 0 आता है इसके दरमियान, तो फिर हमारे पास इसका जो है वो 0 यानी सी वाला राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट आपके पास है क्वेश्चन नंबर 10, इफ़ x इज़ नो लॉन्गर देन 10, यानी x की वैल्यू जो है वो 10 से बड़ी नहीं होनी चाहिए, हाँ 10 हो सकती है। तो यहाँ पे तो ये तो इसका आंसर हो ही नहीं सकता। यहाँ पे है कि x लेस देन है 10 से, हालांकि यहाँ पे उन्होंने कहा 10 से ग्रेटर नहीं होना चाहिए, 10 तो हो सकता है, और यहाँ पे ये वाला उन्होंने कहा x ग्रेटर है 10 से, तो ये वाले दोनों ऑप्शन नहीं हो सकते, इसके ये वाला हो सकता है सी वाला। उसकी रीज़न क्या है कि x जो है वो लेस देन भी है, और यहाँ पे ये जो नीचे लाइन लगी हुई है इसका मतलब है x इक्वल भी हो सकता है 10 के, तो सी वाला बेटे इसका राइट ऑप्शन है।
नेक्स्ट है हमारे पास द लिफ्टिंग कैपेसिटी सी, यानी कि बोझ उठाने की सलाहियत ऑफ एन एलिवेटर, एक लिफ्ट की, इस 1600 पाउंड। अब ज़रूरी नहीं है कि हर दफ़ा उसने 1600 पाउंड का ही वज़न उठाना है। 1600 पाउंड से अगर कम हो तो भी वो उस लोड को कैरी कर सकती है। तो इसलिए जो है, अगर ये यहाँ पे मैं लिख दूँ सी लेस देन होना चाहिए 1600 से, बिल्कुल नहीं, क्योंकि वो 1600 तक का तो वेट कैरी कर सकती है। ऑप्शन बी है सी ग्रेटर देन है 1600 से, ये तो बिल्कुल नहीं आ सकता। और ये तो ग्रेटर देन एंड इक्वल, ग्रेटर देन एंड इक्वल वाला ऑप्शन तो बिल्कुल नहीं ठीक। हाँ, लेस देन वाले दोनों ऑप्शंस को कंसीडर करें, इसमें तो ऑलवेज लेस देन की बात कर रहे हैं, ये नहीं ठीक। तो फिर ये वाला जिसमें कभी जो है वो लेस देन भी हो सकता है 1600 से, या फिर 1600 के इक्वल भी हो सकता है। तो इसका राइट ऑप्शन सी वाला है आपके पास। द इक्वेशंस हैविंग कॉमन सोल्यूशन सेट्स आर कॉल्ड। अच्छा, दो अलग-अलग, जैसे फ़र्ज़ कर लें आपके पास क्वेश्चन हैं, जैसे एक्सरसाइज 1.7.1 है, उसके क्वेश्चन नंबर 1 के 10 पार्ट्स हैं टोटल। आपने पहला पार्ट सॉल्व किया, उसकी इक्वेशन कोई और थी, उसके बाद आपने 8वां पार्ट सॉल्व किया। मैं जस्ट बेटे फ़र्ज़ करने को कह रही हूँ आपको। तो आपने पहले और 8वें पार्ट को अलग-अलग सॉल्व किया। अब वो इक्वेशंस अलग-अलग थी, लेकिन बाय चांस उनके सोल्यूशन सेट सेम आ गए, यानी कॉमन सोल्यूशंस आ गए। तो ऐसी इक्वेशंस जो खुद उनकी वैल्यूज़ या उनमें टर्म्स या उनमें जो वेरिएबल्स होते हैं वो अलग-अलग होते हैं, लेकिन उनके सोल्यूशन सेट सेम आ जाते हैं, तो फिर उन इक्वेशंस को आप इक्विवेलेंट इक्वेशंस का नाम देते हो। इस तरीके से आप साथ साथ डेफिनेशंस भी रिवाइज कर सकते हो। इक्विवेलेंट इक्वेशन की डेफिनेशन है द इक्वेशंस हैविंग कॉमन सोल्यूशन सेट आर कॉल्ड इक्विवेलेंट इक्वेशंस। हु इंट्रोड्यूस द साइन ऑफ इनइक्वालिटी। इंट्रोड्यूस्ड इनइक्वालिटीज़ क्या हैं बेटे? ये जो लेस देन का साइन होता है, ग्रेटर देन का साइन होता है, लेस देन एंड इक्वल का साइन होता है, ग्रेटर देन एंड इक्वल का साइन होता है, ये आपके पास इनइक्वालिटीज़ हैं। इन इनइक्वालिटीज़ को सबसे पहले किसने मुतारफ़ करवाया था? थॉमस हैरियट ने सबसे पहले इनइक्वालिटी के साइन को मुतारफ़ करवाया था। तो ए वाला बेटे इसका राइट ऑप्शन है। और यहाँ इनइक्वालिटी की डेफिनेशन भी आप लोग जहन में रख लें कि ऐसी स्टेटमेंट जिसमें इन चारों में से कोई भी जो है वो सैम्पल इन्वॉल्व हो, या फिर दो भी हो सकते हैं, क्योंकि 7.3 में हमने डबल इनइक्वालिटीज़ को भी डिस्कस किया था। तो ऐसी तमाम जो है स्टेटमेंट्स जिनमें इन इनइक्वालिटीज़ के साइन में से कोई भी यूज़ हुआ हो, तो वो स्टेटमेंट आपके पास इनइक्वालिटी कहलाती है। नेक्स्ट बेटे हमारे पास है ऑप्शन नंबर 14, इसका इफ़ ए इज़ इक्वल टू बी और ए लेस देन बी और ए ग्रेटर देन बी, इट इज़ कॉल्ड डैश प्रॉपर्टी। अच्छा, ये इनइक्वालिटी की प्रॉपर्टी है। फॉर एग्जांपल आप दो नंबर्स को कंपेयर कर रहे हो, फ़र्ज़ करें आप 2 को कंपेयर कर रहे हो 5 के साथ। तो अभी हम कंपैरिजन को बाद में देखेंगे, पहले देखते हैं कितनी पॉसिबिलिटीज़ हो सकती हैं। या तो ये नंबर उससे ग्रेटर होना चाहिए, या उससे लेस देन होना चाहिए, या फिर ये उसके जो है वो इक्वल हो सकता है। तो जब हम इसे कंपेयर करवाते हैं तो इन तीनों में से कोई एक जो है वो ग्रेटर देन हो सकता है, या उससे जो है ये लेस देन होगा, या फिर ये नंबर उसके इक्वल होगा। तो इन तीनों में से एक वक्त में एक पॉसिबिलिटी जो है वो मुमकिन है कि दो नंबर्स के कंपैरिजन पे सामने आए। तो तमाम ऐसे जो है वो आपके पास रियल नंबर्स जब उनको कंपेयर करवाया जाता है तो या तो वो दूसरे के इक्वल होते हैं, या उससे लेस देन होते हैं, या उससे ग्रेटर देन होते हैं। इसको उर्दू में कहते हैं सलासी खासियत, यानी तीन की खासियत, और इंग्लिश में इसके ट्राइकॉटमी प्रॉपर्टी का नाम दिया जाता है। नेक्स्ट है आपके पास द सॉल्यूशन सेट ऑफ। आपने बेटे इसका सॉल्यूशन सेट बताना है, तो हम इसे सॉल्व करेंगे। ओके बेटे, तो ये हमारे पास पहले मैंने इन दोनों का एलसीएम लिया है। इन दोनों का एलसीएम लिया तो ये 2 और 3 मल्टीप्लाई होकर 6 हो गए। ये इस साइड का 25/6 एज इट इज़ है। एलसीएम को फर्स्ट टर्म के डिनोमिनेटर पे डिवाइड करवाते हैं। 6 को 2 पे डिवाइड करवाया, आपके पास 3 आंसर आया। और जो आंसर आता है एलसीएम को डिवाइड करवाने के बाद, उसको आप न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करवाते हो। तो 3 आंसर आया था, 3 को 3x से मल्टीप्लाई किया, 9x हो गया। इसकी दफ़ा एलसीएम को 3 पे डिवाइड करवाना है, आपके पास आंसर आएगा 2। 2 को जब आप इससे मल्टीप्लाई करवाओगे ये 2x हो जाएगा और ये 4 हो जाएगा। अब यहाँ पे ये जो माइनस है वो इसका साइन चेंज करेगा, 2x आपके पास माइनस का हो जाएगा, और ये जो है वो यहाँ पे जो 2 आंसर आया था उसको 2 से मल्टीप्लाई किया तो 4, और ये वाले माइनस की वजह से ये 4 माइनस की बजाय प्लस का 4 हो जाएगा। अब ये देखें, ये वाला 6 जो है इधर डिवाइड हो रहा है, उधर जाके जब ये मल्टीप्लाई होगा तो मल्टीप्लाई होकर ये 6 ही 6 से कैंसिल हो जाएगा। और इसलिए मैंने जो है वो यहाँ पे 6 को दोनों तरफ ही नहीं लिखा, क्योंकि ये दोनों जो है वो कैंसिल हो जाने।
कैसे कैंसिल हो जाना है ये मैं रिपीट कर देती हूँ। 6 उस तरफ जाके 6 से मल्टीप्लाई होगा 25 के साथ, तो फिर 6 और ये न्यूमिनेटर में चला जाएगा, एक डिनोमिनेटर में कैंसिल हो जाएगा। 9x में से 2x, ये दोनों वेरिएबल वाले हैं, इनको सॉल्व करेंगे। प्लस माइनस माइनस, 9x में से 2x जाएंगे तो बाकी रह जाएगा बेटे 7x, और ये वाला जो +4 है ये दूसरी तरफ जाके हो जाएगा -4। 25 में से 4 माइनस करेंगे तो बाकी आपके पास रह जाएगा 21, क्योंकि ग्रेटर वैल्यू का साइन लगाते हैं। ये 7 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके डिवाइड होगा, तो 7 3 21। तो इस आपके पास इस जो है इक्वेशन को सॉल्व करने के बाद 3 इसका आंसर आ गया है, ये वाला आपके पास राइट ऑप्शन है। नेक्स्ट है एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ अ रियल नंबर कैन बी शोन एज। एब्सोल्यूट वैल्यू को कौन से साइन में लिखते हो? ये तो डबल साइन है लाइंस का, ये नहीं है आपके पास, ये सेट का साइन है, और ये तो वैसे लिखा हुआ है। आपके पास एब्सोल्यूट वैल्यू को शो करने का तरीकाकार ये वाला होता है, जिसमें जिस भी नंबर का एब्सोल्यूट वैल्यू है उसे जो है वो 2 सीधी लाइंस के दरमियान में लिखा जाता है। ये उसका राइट ऑप्शन हो गया आपके पास बी वाला। फॉर ऑल ए जो है वो अगर एलिमेंट है रियल नंबर का, तो इसको अगर एब्सोल्यूट के साइन में लिखना है तो ये जो ए है जो एब्सोल्यूट वैल्यू है इसको हमेशा ग्रेटर देन होना चाहिए या फिर इक्वल हो सकती है 0 के। ये लेस देन या इक्वल नहीं हो सकती, या फिर जो है सिर्फ 0 के इक्वल नहीं हो सकती। यानी कि एब्सोल्यूट वैल्यू को हमेशा किसी पॉजिटिव नंबर के इक्वल होना चाहिए, या फिर एब्सोल्यूट वैल्यू को किसी नेगेटिव नंबर के इक्वल होना चाहिए, किसी पॉजिटिव नंबर के, या फिर 0 के इक्वल होना चाहिए। अगर ये नेगेटिव नंबर के इक्वल होती है, फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं लिख दूँ 2x - 3, और ये एब्सोल्यूट के साइन के अंदर है, और अगर तो ये किसी पॉजिटिव नंबर के इक्वल होगी तो हम इसे एक बार प्लस के लिए एक बार माइनस के लिए सॉल्व कर लेंगे। अगर ये 0 के इक्वल होगी तो इसे एक ही मरतबा सॉल्व कर लेंगे। लेकिन अगर ये किसी नेगेटिव नंबर के इक्वल है तो हम इसे सॉल्व ही नहीं करते, हम लिखते हैं सोल्यूशन सेट इज़ नॉट पॉसिबल एज एब्सोल्यूट वैल्यू मस्ट नॉट बी इक्वल टू 0, मस्ट नॉट बी इक्वल टू नेगेटिव नंबर। 0 के इक्वल हो सकती है, नेगेटिव के इक्वल नहीं होना चाहिए, इस वजह से इसका ए वाला राइट ऑप्शन है। नेक्स्ट है बेटे आपके पास सोल्यूशन सेट ऑफ, आपके पास इसका क्या सोल्यूशन सेट आएगा, इसे सॉल्व करते हैं उसके बाद देखते हैं। ओके ये आपके पास 18 वाला है। सोल्यूशन सेट आपने इसका बताना है, ये किसी एब्सोल्यूट वैल्यू किसी पॉजिटिव नंबर के इक्वल है। जब पॉजिटिव के इक्वल हो तो एब्सोल्यूट का साइन हटा के आप उसे एक बार प्लस में लिखते हैं और एक बार माइनस में। अब 2x + 3 एज इट इज़ आएगा, और यहाँ पे एक दफ़ा +11 लिख के इसको सॉल्व करूँगी। जब ये +11 लिखा हुआ है, ये वाला +3 इस तरफ आके -3 हो जाएगा, प्लस माइनस हो गया। -11 में से 3 माइनस किए तो बाकी 8 रह गया। ये वाला 2 जो इधर मल्टीप्लाई हो रहा है इधर आके डिवाइड होगा, तो 2 4 8, तो 1x की वैल्यू 4 आ गई। अब इसको -11 के लिए सॉल्व करना है। ये जो +3 है ये तो इस तरफ आके -3 हो जाएगा, और 11 भी इस बार माइनस का है, तो माइनस प्लस 11 एंड 3 ये हो जाएंगे -14, और ये वाला 2 जो उधर मल्टीप्लाई हो रहा है इधर आके डिवाइड होगा, और x की दूसरी वैल्यू आ जाएगी आपके पास -7। तो आपके पास इसका राइट ऑप्शन यानी जो सोल्यूशन सेट हैं इसके ये वाला है जी 4 एंड -7 दोनों कॉमा लगा के लिख देंगे। उसके बाद है 2 × 3x + 5 = 6x + 12। देखें 2 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे हो जाएगा 6x, तो ये तो ठीक है। उसके बाद 2 5 = 10, लेकिन यहाँ पे लिखा हुआ है 12। ये इक्वेशन देखने में तो हमें गलत लग रही है कि, लेकिन बाज़ औक़ात जो है वो कुछ इक्वेशंस किसी कंडीशन के तहत जो है सही साबित हो जाती हैं। तो फिर ये इक्वेशन अगर सही साबित हो जाती है यानी इसके दरम्यान में इक्वालिटी का साइन लगा हुआ है, तो वैसे तो ये इक्वेशन ठीक नहीं है, यानी कंसिस्टेंट नहीं है, दोनों साइड इक्वल नहीं है इसकी, लेकिन किसी कंडीशन के तहत ये इक्वेशन ठीक साबित हो सकती है, इसलिए इसको कंडीशनल इक्वेशन का नाम दिया गया है। नेक्स्ट है आपके पास सोल्यूशन सेट ऑफ 3 + 5x इज इक्वल एब्सोल्यूट वैल्यू में है और -10। बेटे ये बात काफ़ी दफ़ा डिस्कस कर चुकी हूँ मैं आज कि अगर ये -10 के इक्वल है तो आपने क्या करना है, आपने इसको जो है वो सॉल्व ही नहीं करना, सॉल्व किए बगैर आपने इसको लिख देना है नो सोल्यूशन सेट यानी एम्प्टी सोल्यूशन सेट। तो यहाँ तक हमारे आज के MCQs कंप्लीट हो गए हैं। अब मैं आपको कुछ डेफिनेशंस के नेम आज बता देती हूँ जो आज आप याद कर लेंगे, ताकि MCQs का आज टास्क थोड़ा है तो आप इसके साथ डेफिनेशंस को कुछ याद कर लीजिएगा। ओके बेटे, तो डेफिनेशंस आपने करनी है लीनियर इक्वेशन की, रेडिकल इक्वेशन की, सोल्यूशन सेट की, एक्सट्रेनियस रूट की, इक्विवेलेंट इक्वेशन की और लीनियर इक्वेशंस की। इन सारी डेफिनेशंस को मैं MCQs में साथ साथ डिटेल में डिस्कस कर चुकी हूँ। आपको ये डेफिनेशंस आपकी बुक की समरी में से मिल जाएंगी, जो लास्ट पे सारे चैप्टर्स के ग्लोसरी होती है, या फिर चैप्टर्स के अंदर से भी मिल जाएगी।
थोड़ी बहुत वर्ड की ऑल्ट्रेशन के साथ जब मैंने डिटेल से आपको ये चैप्टर पढ़ाया था तो मैंने आपको गाइड किया था डेफिनेशंस के बारे में। तो आज आपका रिटन काम कोई नहीं है, आपने डेफिनेशंस को सिर्फ याद करना है अपनी बुक से, और इनके साथ इनकी रेलिवेंट एग्जांपल्स भी याद कर लेनी है आपने। और साथ साथ जो आपको मैंने आज एमसीक्यूज़ करवाए हैं, उन एमसीक्यूज़ को आपने जो कोई उनमें से सॉल्व करने वाले जो हैं उनको आपने सॉल्व करना है रफ़ नोटबुक पे, और उसके बाद आपने उनको नीट नोटबुक पे नहीं लिखना, लेकिन जस्ट जो करेक्ट उसमें से ऑप्शन है उसको अपने एकेडमिक जर्नल पे ही मार्क कर लेना है, और आपके एकेडमिक जर्नल पे ही आपके एमसीक्यूज़ वगैरह चेक हो जाएंगे छुट्टियों के बाद। तो आपने जो है वो बेटे कोई भी ऑप्शन जो सॉल्व करने वाला होता है उसको सॉल्व किए बगैर अंदाजे से या गैस लगा के उसको मार्क नहीं किया करें, क्योंकि मैथमेटिक्स में मैं आपको 12 मरतबा ये बता चुकी हूँ कि साइंस के चेंज हो जाने की वजह से भी अगर स्टेटमेंट सेम भी है और वहाँ पे बुक में प्लस का साइन था, यहाँ पे माइनस का साइन है, तो भी उसका आंसर जो है वो चेंज हो जाता है। इसलिए लाजमी तौर पर प्रैक्टिस करें इसकी रिटन और रफ पे, उसको जो है वो सॉल्व करने के बाद फिर करेक्ट ऑप्शन को मार्क कीजिएगा अपने एकेडमिक जर्नल पे। उम्मीद करती हूँ स्टूडेंट्स आप डेफिनेशंस को याद करेंगे और एमसीक्यूज़ को मार्क करेंगे अपने एकेडमिक जर्नल पे सॉल्व करने के बाद। अल्लाह ताला आप सबको अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे। थैंक यू स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज़।